गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देख रहे हैं अपना 12वां अध्याय जो कि है कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस, यानी कि नियंत्रण क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है और उसका महत्व क्या है। तो नियंत्रण के बारे में तो अपन पिछली 2 वीडियो में भी जान चुके हैं कि नियंत्रण का मतलब होता है किसी भी फर्म के अंतर्गत जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अब वो कार्य कर रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा नियंत्रण यानी कि उन पर कंट्रोल करके रखना, ताकि हमारी जो संस्था का उद्देश्य है यानी कि जो हमारा वांछित लक्ष्य है और जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं वहां पर हम आसानी से पहुंच सकें। अब इन सारी चीज़ों पर हम कब पहुंच पाएंगे, जब हम किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो हमारे अनावश्यक व्यय हैं उन चीज़ों को रोक पाएंगे। तो सीधी सी बात, नियंत्रण का मतलब ये होता है वांछित परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना, यानी कि अनावश्यक व्यय जो होते हैं उन सारी चीज़ों को हटा देना, वो चीज़ होती है हमारी नियंत्रण। अब नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत अपन उसकी विशेषताएं, महत्व, प्रोसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज अपन पढ़ते हैं कि नियंत्रण प्रणाली के कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, नियंत्रण प्रणाली की कौन सी सीमाएं होती है और नियोजन और नियंत्रण में कौन सा संबंध होता है। सबसे पहला पॉइंट है विचलनों की शीघ्र सूचना। अब जो विचलन होते हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि अपन को 10 लाख रुपए अर्न करने हैं और अपन ने अभी तक 8 लाख रुपए अर्न किए, तो वो जो 2 लाख का डिफरेंस है वो हमारा विचलन कहलाएगा, यानी कि किस कमी के कारण हुआ। तो नियंत्रण प्रणाली में सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि अगर हम किसी भी कर्मचारी के अंतर्गत कोई नियंत्रण व्यवस्था अपनाते हैं या उन पर कंट्रोल करते हैं, तो लक्ष्य प्राप्त करने में जो हमारे विचलन आ रहे हैं यानी कि जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो अनावश्यक रूप से क्रियाएं हो रही हैं, उनके बारे में अतिशीघ्र पता करना, क्योंकि जब उन विचलनों के बारे में हम अतिशीघ्र जानकारी प्राप्त करेंगे तभी हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है विचलनों की शीघ्र सूचना। दूसरा होता है हमारा सरलता। अब सरलता से अगर मतलब कहें तो जो नियंत्रण प्रणाली है वो एकदम सरल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट बता दिए उसमें कि कर्मचारी ऐसे आएगा, ऐसे काम करेगा, 2 मिनट में इतना वस्तु का उत्पादन करना है। कुल मिलाकर नियंत्रण प्रणाली एकदम सरल होनी चाहिए, जिसको हम आसानी से अपने कर्मचारियों को समझा सकें और ताकि कर्मचारी मन लगाकर कार्य कर सकें। तीसरी हमारी चीज होती है मितव्ययिता। अब क्या होता है, नियंत्रण की जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी उपलब्ध होती है। तो मितव्ययिता का मतलब होता है कि नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत हम कम से कम खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का प्रोडक्शन करें, आने वाली जो लागत हो वो कम से कम हो और हमारा जो लाभ हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो तीसरा इसमें प्रमुख आवश्यकता है कि नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत मितव्ययिता होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो हमारे अनावश्यक व्यय हैं, अनावश्यक खर्चे हैं, उन पर रोक लगाना। चौथा होता है निष्पक्षता। अब नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है, ऐसे कर्मचारी जो कुशल हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको तो रिवार्ड यानी कि पुरस्कार दिया जाता है, और ऐसे कर्मचारी जो कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं उनको दंड स्वरूप में नौकरी से निकाल सकते हैं, सैलरी भी रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका आवश्यक तत्व क्या होता है, नियंत्रण प्रणाली एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवार्ड मिले, जो बुरा काम कर रहा है तो उसको मतलब दंड स्वरूप मिले। ऐसा नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार है, अच्छा संबंध है, तो हम उसके साथ विपक्षता मतलब है भेदभाव करें। तो यानी कि नियंत्रण जो प्रणाली है वो एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। लास्ट है हमारा लोचपूर्ण। इसका मतलब ये होता है कि नियंत्रण प्रणाली लोचपूर्ण होनी चाहिए। उसमें अपन आवश्यकता के अनुसार कभी कभी पर थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कभी कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरत होता है तो नियंत्रण प्रणाली को अपन बढ़ा सकते हैं, या फिर जब हमारा कभी मन अच्छा है, बिना कंट्रोल के भी काम हो सकता है तो नियंत्रण प्रणाली को घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हुई हमारी नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता, जिसमें विचलनों की शीघ्र सूचना होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। नियंत्रण प्रणाली में अनावश्यक व्यय और खर्चे नहीं होना चाहिए, अर्थात मितव्ययिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी के साथ समान और एक सा व्यवहार होना चाहिए। 5वां होता है लोचपूर्ण, यानी कि आवश्यकता के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है नियंत्रण की सीमाएं, यानी कि नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी कमियां होती हैं जो हमें देखना है। सबसे पहला होता है परिमाप निर्धारण में कठिनाई। परिमाप का मतलब होता है किसी भी चीज का मेजरमेंट करना। जैसे अपन को कोई कपड़ा सिलवाना है तो अपन को पता है 2 मीटर कपड़ा लगेगा, 2.5 मीटर लगेगा या 4 मीटर लगेगा, लेकिन एक संस्था के कर्मचारी हैं,
अब वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अपन को उनकी किस प्रकार पदोन्नति करना है, कितना काम उन्होंने कर लिया है, उनके मनोबल क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में मेजरमेंट करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसी प्रक्रिया में अपन हम कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कर्मचारी का व्यवहार, मनोबल, उसकी कुशलता क्या है, उसके बीच में परिमाप निर्धारण करना कठिन हो जाता है। दूसरा होता है बाह्य परिस्थितियों पर नियंत्रण में। अब संस्था के अंतर्गत कोई परेशानी आती है, जैसे कि माल खत्म हो गया या फिर कोई कर्मचारी ने हड़ताल कर ली, तो उन सारी चीज़ों पर अपन थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बजाय इसकी जैसे कि कभी व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव हो गया, मंदी आ गई या फिर जोखिम आ गया, हड़ताल मतलब बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई, तो इन सारी चीज़ों पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी सरकार की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं जिन पर अपन किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो व्यवसाय की जो बाहरी परिस्थितियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण करना कठिन होता है। तीसरा हम देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में कठिनाई। अब जैसे किसी एक व्यक्ति को एक काम दिया गया है, तो अगर अच्छा होता है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई कमी रह जाती है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लेकिन बहुत सारे काम संस्था में ऐसे होते हैं जो समूह में किए जाते हैं, जिनको 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग मिलकर कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन में मान लीजिए कोई कमी आ जाती है, सेलिंग में कोई कमी आ जाती है, किसी भी चीज में कोई कमी आ जाती है, ग्रुप में काम हो रहा है सामूहिक रूप से, तो अपन उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की गलती से एक कमी हमारे व्यवसाय में रह गई या कोई भी कमी रह गई, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्धारण करना इसमें कठिन हो जाता है। चौथा होता है व्यय कोण। अब सीधी सी बात है, कोई भी प्रणाली अपनाते हैं अलग से, तो उसमें व्यय तो होता ही होता है। अब नियंत्रण रखने कर प्रणाली में अपन एक अलग से सुपरवाइजर रखेंगे तो उसको भी हमें पेमेंट देना पड़ेगा। अब वो कभी काम अच्छा कर देता है, कभी काम अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन सैलरी हमारी पैसे की पैसे उसको मिल रही है। तो यह जो नीति होती है वो व्ययपूर्ण होती है, इसके लिए हमें अलग से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो जो नियंत्रण की प्रणाली होती है वह व्ययपूर्ण मानी जाती है। पांचवा होता है हमारे अधीनस्थों द्वारा विरोध। सीधी सी बात है, किसी भी संस्था में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, ज्यादा अपन उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो हर इंसान ही है वो विरोध करना चालू कर देगा। इवन अगर अपन सहजता से या उसको अच्छे से समझाकर काम करेंगे तो अपने मन से वो काम अच्छे तरीके से कर सकता है। ये होती है हमारी नियंत्रण प्रणाली की सीमाएं कि अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वह भी इसका विरोध कर लेते हैं एक पॉइंट पर आने के बाद। तो इस प्रकार परिमाप निर्धारण में कठिनाई हो जाती है। बाह्य परिस्थितियां जैसे सरकार की नीतियां हुई, व्यापार चक्र हुआ, बाढ़ आ गई, अकाल आ गई, तो उन सारी चीजों पर अपना नियंत्रण प्रणाली काम होती ही नहीं। अगर समूह में कोई काम हो रहा है तो किस व्यक्ति की गलती से हुआ, अर्थात व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण करने में कठिनाई आती है। प्रक्रिया व्ययपूर्ण होती है क्योंकि अलग से एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ता है, अलग से एक कर्मचारी रखना पड़ता है जो कि नियंत्रण प्रणाली को फॉलो मतलब उसको गाइडलाइन करता है, तो व्ययपूर्ण होती है। और अधीनस्थ कर्मचारी एक सीमा पर आकर इन चीजों का विरोध करने लगते हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक है नियोजन आगे दिखता है तो नियंत्रण पीछे। वैसे तो दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक होती हैं, क्योंकि नियोजन और नियंत्रण दोनों ही साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि जब किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तब जाकर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब यहाँ पे नियोजन आगे देखता है, इसका मतलब ये है अपन ने अपने 5th चैप्टर में पढ़ा था जो कि हमारा प्लानिंग नियोजन था। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमें व्यवसाय में कोई काम करना है या लाइफ में कुछ करना है तो हम क्या करते हैं, चीजों की प्लानिंग करने लगते हैं। यानी कि प्लानिंग करेंगे तब जाकर वो चीज सक्सेस होती है, कौन सा व्यवसाय करना है, कहाँ से पैसे लाएंगे, वो सारी चीजें। तो नियोजन क्या देखता है, आगे देखता है, जबकि नियंत्रण पीछे देखने की प्रक्रिया है। यानी कि जब चीजों की प्लानिंग हो जाती है तो काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अभिप्रेरणा हो गई, संप्रेषण हो गए, सारे काम हो गए, लेकिन आवश्यकता क्या होती है उन चीजों पर कंट्रोल करने की। नहीं तो क्या हो जाता है, अनावश्यक व्यय बेफालतू में होते रहते हैं। अब अनावश्यक व्यय होंगे तो उससे क्या हो जाता है, संस्था की जो ओवरऑल कॉस्ट है यानी कि लागत है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि नियोजन आगे देखने की प्रक्रिया होती है तो नियंत्रण पीछे देखने की प्रक्रिया होती है। इस चैप्टर में अपन ने पूरे चैप्टर में पढ़ा नियंत्रण के बारे में, यानी कि किसी भी संस्था में नियंत्रण कितना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर कर्मचारियों पर अपन नियंत्रण नहीं रखेंगे, अनावश्यक रूप से वो गतिविधियां करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो संस्था में आने वाली लागत है, वस्तुओं की उत्पादन लागत है, वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब उसके आवश्यकता क्या है, सीमाएं क्या है, महत्व क्या है, वो अपन ओवरऑल पूरा अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं। अब क्या है, आप अभी घर पर स्टडी करिए, कोई भी डाउट बनता है तो आप स्कूल में आकर टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक आप इसका अध्ययन करिए। थैंक यू।